बाजार अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से ही झूला झूलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कभी नरम कभी गरम। आज भी काफी देर तक बाजार नीचे रहा, लेकिन उसके बाद बंद होते समय 0.17% निफ्टी और 0.16% सेंसेक्स बढ़ के बंद हुआ है। निफ्टी बंद हुआ है 41 पॉइंट ऊपर 23,659 पर, और सेंसेक्स बंद हुआ है 117.54 अंक बढ़कर 75,318 उनतालीस पर जाके बंद हुआ है वो। तो ये है बाजार का आज का हाल। लेकिन इसके बीच में कल, अगर आपको याद हो, जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई, उनकी ग्लोबल स्ट्रेटजी रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने भारत में एक बेयर सिग्नल बताए थे, बेयर केस सिनेरियो बताया था कि निफ्टी 20,500 पहुंच सकता है। इतनी मंदी का माहौल था। लेकिन उसी रिपोर्ट में उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज और कही है कि निफ्टी कंपनियों में अभी जिनके रिजल्ट्स आए हैं क्वार्टर 4 के, निफ्टी 50 की कंपनियों में, उनमें से ज्यादातर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करती हुई आई हैं। उन्होंने उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन साथ में वो कह रहे हैं कि आने वाले साल में, वित्त वर्ष 2026-27 में, अर्निंग्स पे प्रेशर आने के आसार दिख रहे हैं, आशंका दिखाई पड़ रही है। और खास तौर पे जो इनपुट प्राइस बढ़ रहे हैं और करेंसी डिप्रिसिएशन हो रहा है, इसकी वजह से। और इनकी वजह क्या है? होर्मुज स्ट्रेट, होर्मुज जलमार्ग, 2 महीने पहले जिसका कोई नाम तक नहीं जानता था, अब पूरी दुनिया में हर आदमी को पता है कि हर बीमारी की जड़ क्या है? होर्मुज। तो ऐसे में उन्होंने जो परिस्थिति बताई है वो काफी डिप्रेसिंग लगती है। लेकिन 5 सेक्टर्स उन्होंने इसी रिपोर्ट में गिनाए हैं जिन पे जेपी मॉर्गन ओवरवेट है, यानी कि जिन पे वो बुलिश हैं, जिनमें वो पैसा लगा सकते हैं या अपने क्लाइंट्स को लगाने की सलाह दे सकते हैं। और इन 5 सेक्टर्स में उन्होंने 30 शेयर आइडेंटिफाई किए हैं, एक दो नहीं है, 30 शेयर हैं। और उसमें सबसे पहला आता है इंडस्ट्रियल्स। इंडस्ट्रियल्स को जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल से ओवरवेट कर दिया है, यानी कि उसकी रेटिंग इंप्रूव की है। और जिसमें उनका मुख्य कारण है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इलेक्ट्रिफिकेशन पे जो जोर है, इलेक्ट्रिफिकेशन की डिमांड है, सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैपिटल एक्सपेंडिचर होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। डिफेंस का मॉडर्नाइजेशन और डिफेंस का इंडिजनाइजेशन, यानी कि डिफेंस के प्रोडक्ट बाहर से पूरे पूरे इंपोर्ट होने के बजाय उनका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा भारत में बने, इस पर जोर देने की जो कोशिशें हैं, उससे मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपेंशन होता है। और इसकी वजह से उन्हें उम्मीद दिख रही है इंडस्ट्रियल्स में। और वहाँ उन्होंने कुछ नाम जोड़े हैं जो अब आगे उनके फोकस में रहेंगे। वो हैं लार्सन एंड टूब्रो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अडानी पोर्ट्स, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, सीजी पावर, जीई वर्नोवा टीएनडी, हिटाची एनर्जी और पॉलीकैब। ये कंपनियां इंडस्ट्रियल्स के लिहाज से उनकी नज़र में आ रही हैं। फिर दूसरा सेक्टर उन्होंने जो पकड़ा है वो है हॉस्पिटल्स। और हॉस्पिटल्स में भी वो ओवरवेट हैं, उस पे वो ओवरवेट बरकरार रखा है उन्होंने। और इसमें उन्होंने कंपनी आइडेंटिफाई की हैं: अपोलो हॉस्पिटल्स, मैक्स हेल्थ केयर और ग्लोबल हेल्थ, जो मेदांता नाम के अस्पताल चलाती है कंपनी। तो अपोलो हॉस्पिटल्स और मैक्स हेल्थ केयर ने पिछले एक महीने में करीब 5% का उछाल दिखाया है। जबकि मेदांता में, ग्लोबल हेल्थ में, इसी एक महीने में 15% का उछाल आ चुका है। फिर जेपी मॉर्गन की तीसरी थीम है जो मटेरियल्स, सामग्री, यहाँ मेटल्स से उसका ज़्यादा मुराद है, और उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं अपने कारोबार में। तो यहाँ उन्होंने कंपनियों के नाम लिए हैं: वेदांता, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील और पिडीलाइट इंडस्ट्री, जो फेविकॉल बनाने वाली कंपनी है। और ये ब्रोकरेज बड़ी दुनिया की बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स में से एक सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है, इंटरनेशनल ब्रोकरेज है। वो मटेरियल्स पर ओवरवेट बनी हुई है। और उनका कहना है कि आईटी के साथ मटेरियल्स ही है जो पिछले 2025 कैलेंडर ईयर में और अभी तक उन्होंने सबसे ज़्यादा अर्निंग्स रिवीजन किए हैं पॉजिटिव में, यानी कि जो आसार थे, जो उम्मीद थी, जो अनुमान लगाया गया था, उससे बेहतर अर्निंग देते हुए दिख रहे हैं। वो सेक्टर है मटेरियल्स। फिर आता है फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स भी उनके ओवरवेट सेक्टर्स में शामिल है। और इसमें बड़े बड़े नाम हैं: आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी एएमसी, मैक्स फाइनेंशियल और एसबीआई लाइफ। ये उस लिस्ट में शामिल नाम हैं, जो 30 शेयरों की लिस्ट जेपी मॉर्गन की तरफ से आई है।
फिर आता है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का अर्थ है वो सेक्टर जो डिस्क्रिशनरी खर्चा होता है कि आप चाहें तो खर्च करें, चाहें तो न करें, कोई मजबूरी नहीं है। जब इंसान के पास पैसा फालतू होता है तो वो कुछ ऐसी चीजें खरीद लेता है जिसकी उसको बहुत एसेंशियल जरूरत नहीं होती है, लेकिन शौक है, जरूरत है भी, सोच रहे हैं। हम मिसाल के तौर पे आप सोच रहे हैं कि एक टीवी बदल लिया जाए। टीवी है घर में, चल रहा है, लेकिन आप सोचते हैं अब नया मॉडल ले लिया जाए, अपग्रेड कर लिया जाए, थोड़ा बड़ी स्क्रीन ले ली जाए, कुछ ज़्यादा फीचर आ जाएं। लेकिन ये कोई एसेंशियल खर्चा नहीं है, डिस्क्रिशनरी खर्चा है। किसी दिन जिस दिन आप बहुत आश्वस्त होंगे, आपको लगेगा चिंता की कोई बात नहीं है, कमाई भी हो रही है, घर में पैसा भी है और आगे कोई बड़ा खर्चा नहीं आने वाला है, तो आप दुकान गए और आपने खरीद लिया। या आपको लगा आपके जो क्रेडिट कार्ड पर या अदरवाइज आप आराम से ईएमआई लेके खरीद सकते हैं, फिक्र नहीं है, बदल लिया। इसी तरह डिस्क्रिशनरी आमतौर पे होता है, बाजार गए और वहां नया मॉडल मोबाइल फोन का दिखा और दुकानदार ने कहा बस ले लीजिए, बहुत थोड़ा सा डाउन पेमेंट है, बाकी तो किस्तों में निकल जाएगा। तो डिस्क्रिशनरी बहुत सारे खर्च होते हैं, आप खुद भी समझते हैं। तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पर उनका जोर है और इसके हिसाब से उन्होंने एक अच्छी वाली लिस्ट यहां दी हुई है। मारुति सुजुकी इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस मोटर कंपनी, हीरो मोटोकॉर्प, और उसके बाद जोमेटो को चलाने वाली कंपनी इटर्नल, और विशाल मेगा मार्ट जो रिटेल में एक बड़ा एक बार बहुत परेशानी में फंसने के बाद दोबारा से निकल के आया हुआ बहुत जोरदार तरीके से कमबैक स्टोरी है विशाल मेगा मार्ट। ये जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट में कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर में लिस्टेड नाम है जिसको ओवरवेट रेटिंग फिर दी है इन्होंने। तो ये वो 30 शेयर हैं जिन पर जेपी मॉर्गन बुलिश है। और अगर वो बुलिश है ऐसी परिस्थिति में, जब वो एक तरफ से कह रहा है कि बाजार अगर खराब हुआ तो बहुत खराब हो सकता है, 20,500 के आसपास निफ्टी जा सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये उनका बेयर केस सिनेरियो है। इसके अलावा जो बेस केस सिनेरियो है उसमें वो 27,000 के आसपास जा रहे हैं निफ्टी को लेके, और बुल केस सिनेरियो में तो वो 30,000 के आसपास जा रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि वो सब कुछ खराब है, खराब है, खराब है नहीं कह रहे हैं। उन्हें तीन अलग अलग तरह के उन्होंने अनुमान दिए हैं। और अभी की परिस्थिति में सबसे जो महत्वपूर्ण बात उस रिपोर्ट में है वो ये है कि अभी तक जिन कंपनियों के नतीजे आए हैं उन्होंने उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन जिस अंदाज में खाड़ी में लड़ाई चल रही है, अमेरिका और ईरान ने एकदम तनाव बढ़ा हुआ है, दोनों ने अपनी अपनी पोजीशन कड़क कर रखी है, और जो झगड़ा ऐसा लग रहा था बिल्कुल सुलझ गया है, वो सुलझने के बजाय और उलझता हुआ दिख रहा है। तो अगर ये सप्लाई डिसरप्शन बरकरार रहे, कच्चे तेल का झटका नरम नहीं पड़ा, कच्चे तेल के दाम अगर कम नहीं हुए, तो उन्हें आशंका लगती है कि फिर उसका भारत की तमाम कंपनियों की बैलेंस शीट पर, उनके मुनाफे पर असर पड़ सकता है। और ऐसा होने पर उनको लगता है कि फिर परेशानी आ सकती है, और फिर इन्हीं कंपनियों को जिनको वो अभी जिन पे वो बुलिश हैं या जिनकी परफॉर्मेंस उनको अच्छी दिख रही है, आने वाले 1.5-2 साल तक उन्हें अपनी परफॉर्मेंस सुधारने के लिए या बरकरार रखने के लिए और मशक्कत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये कैविएट है, लेकिन साथ में कहाँ उनको वैल्यू दिख रही है ये इस लिस्ट में बिल्कुल साफ दिखता है। बीज अड्डा में आज इतना ही है, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।